हाँ जी, एंटी ट्रांसपेरेंस रह गया अपना ट्रांसपिरेशन के टॉपिक में। इसके अलावा क्या रह गया? इसके अलावा गटेशन और ब्लीडिंग, तीन टॉपिक रह गए। छोटे से टॉपिक है, आधे घंटे में सारे कंप्लीट हो जाने चाहिए मेरे ख्याल से। स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, एंटी ट्रांसपेरेंस नाम से पता लग रहा है। ट्रांसपेरेंस यानी ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड हो गया। एंटी यानी क्या? उसका उल्टा। किसका? ट्रांसपिरेशन का। ट्रांसपिरेशन का उल्टा क्या होगा? ट्रांसपिरेशन ना हो। अब ऐसे कोई भी सब्सटेंसेस या ऐसे कोई भी केमिकल यूज करना जिनकी हेल्प से क्या हो जाए, ट्रांसपिरेशन की रेट में कमी आ जाए, उन्हें क्या बोल देंगे? एंटी ट्रांसपेरेंट्स। चाहे मैं कुछ भी यूज करूं, अगर मेरे किसी भी चीज को इस्तेमाल करने से ट्रांसपिरेशन की रेट में कमी आ रही है, तो उस चीज को मैं बोल दूंगा एंटी ट्रांसपेरेंट्स। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना। हाँ जी, क्या बोला गया? द केमिकल्स और सब्सटेंसेस। अब देखिए यहाँ दो वर्ड यूज किए गए, केमिकल्स यानी रसायन और सब्सटेंसेस यानी पदार्थ। अब रसायन तो आप सारे लोग समझ गए, किसी भी केमिकल को यूज कर लिया, ओके। सब्सटेंसेस का मतलब पदार्थ। अब पदार्थ में कोई भी चीज हो सकती है। मान लीजिए मैं पॉलीथीन की लेयर लगा रहा हूँ उसके ऊपर, तो पॉलीथीन की लेयर लगाने से भी तो ट्रांसपिरेशन की रेट में कमी आ जाएगी। लेकिन क्या पॉलीथीन एक केमिकल है? वो तो एक सब्सटेंस, एक पदार्थ हो गया ना। उसी तरीके से केमिकल या कोई भी सब्सटेंसेस को मैं यूज कर रहा हूँ, कौन सी जगह पे यूज कर रहा हूँ? ट्रांसपायरिंग सरफेस पे, उस जगह पे, उस सतह पे यूज कर रहा हूँ, उस पृष्ठीय क्षेत्रफल पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जिस सतह से क्या हो रहा है? ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ट्रांसपिरेशन होता कहाँ से है? पत्तियों से। यानी मोटा मोटा पत्तियों पे अगर मैं किसी लीव्स पे अगर मैं किसी केमिकल या सब्सटेंस को इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसके कारण क्या हो रहा है? ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन की दर में कमी आ रही है, तो उन सारे सब्सटेंसेस या केमिकल्स को मैं क्या बोल दूंगा? एंटी ट्रांसपेरेंट्स। उन सारे सब्सटेंसेस या फिर केमिकल्स को मैं क्या बोल दूंगा? एंटी ट्रांसपेरेंट्स। होते कितने तरह के हैं? तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप, फिल्म फॉर्मिंग टाइप, रिफ्लेक्टिंग टाइप। नाम से समझ लेते हैं, डिटेल में बाद में देखते हैं। स्टोमेटल क्लोजिंग यानी ये क्या करेगा? कुछ ऐसे केमिकल जो क्या कर देंगे? स्टोमेटा को बंद कर देंगे, रंध्रों को बंद कर देंगे। रंध्र अगर बंद हो गए तो आप समझ गए कि रंध्र बंद हो गए तो सेकंड स्टेप डिस्टर्ब हो गया। सेकंड स्टेप, ट्रांसपिरेशन के तीन स्टेप थे ना। पहले स्टेप में जाइलम से पानी आना मेसोफिल सेल्स में, और मेसोफिल सेल्स से इंटरसेल्युलर स्पेस में पानी का आ जाना। सेकंड स्टेप था आपके स्टोमेटल मूवमेंट, यानी रंध्रों का खुलना और बंद होना। अब खुलना और बंद होने वाली चीज के साथ में अपनों ने केमिकल डाल के पंगे ले लिए, तो थर्ड वाला स्टेप सिंपल डिफ्यूजन, वो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। अब सिंपल डिफ्यूजन कैसे हो पाएगा? जब हमने क्या कर दिया? रंध्रों को ही बंद कर दिया, तो डिफ्यूजन किस तरीके से हो पाएगा? तो ये इस तरीके से कैसे, ये कौन से मेथड से बंद करेंगे आप? ये कौन से मेथड से ट्रांसपिरेशन की रेट को रिड्यूस करेंगे? स्टोमेटा को बंद करके। सेकंड देखते हैं, सेकंड कौन सा आ गया आपके? फिल्म फॉर्मिंग टाइप। फिल्म का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे एक लेयर, एक परत। वो क्या कर लेंगे? ये जो आपकी पत्तियां होंगी, पत्तियों की सरफेस पे एक लेयर, एक परत का निर्माण कर लेंगे, या एक फिल्म का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, एक लेयर का निर्माण कर लेंगे। लेयर का निर्माण कर लेंगे तो जिस फिल्म का या जिस लेयर का ये निर्माण करेंगे, वो फिल्म आपके वाटर पार्टिकल्स के लिए, आपके वाटर पार्टिकल्स के लिए इम्परमेबल होगी। वाटर पार्टिकल्स इसके आर पार नहीं जा सकते, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इसके आर पार जा सकते हैं। हम केवल उन्हीं चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट्स के तौर पे जिनसे हमारा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की प्रोसेस बाधित ना हो, ध्यान रखना। इसलिए जो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप है उसको हम वाइडली यूज नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ठीक है, उसको वाइडली यूज नहीं कर सकते, वरना हमारे प्लांट पे किस चीज की दिक्कत आ जाएगी? रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की। थर्ड कौन सा आ गया? रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्लेक्टिंग टाइप सबसे बढ़िया ट्रांसपेरेंट, एंटी ट्रांसपेरेंट्स के रूप में काम में लिए जाने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात की जाएगी तो स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप तो डायरेक्टली प्रभावित कर रहे हैं प्लांट को फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के लिए। फिल्म फॉर्मिंग टाइप है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं कि आपने एक लेयर का निर्माण कर दिया और वो लेयर कार्बन डाइऑक्साइड और आपके ऑक्सीजन के लिए ठीक है परमिएबल है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए इम्परमिएबल है। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन जो स्टोमेटा होगा, रंध्र होगा, उस रंध्र की ओपनिंग और क्लोजिंग तो इससे थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर बिल्कुल एक लेयर बनी होगी। तो लेयर बनी होने के कारण ये एक मैकेनिकल बैरियर का काम करना स्टार्ट कर देगी, एक उनके स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के बीच में एक बाधा उत्पन्न करना प्रारंभ कर देगी। तो इस तरीके से ये कुछ परसेंटेज ही सही, लेकिन कुछ परसेंटेज इसका रोल होगा किस चीज में? आपके कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज में। तो ये भी कुछ मॉडरेट नुकसानदायक हो गया अपने लिए, ऐसे मान सकते हैं अपने, क्योंकि ट्रांसपिरेशन क्या है? नेसेसरी इवल है, हम चाहते हुए भी इसे नहीं टाल सकते। लेकिन कई पर्टिकुलर कंडीशंस आ जाती है जिसमें हमारी मजबूरी हो जाती है कि थोड़े टाइम के लिए हमें ट्रांसपिरेशन को टालना पड़ेगा।
क्रॉप फेलियर से बचाने के लिए, ठीक है। थर्ड उसके बाद में कौन सा आ गया, रिफ्लेक्टिंग टाइप। अब ये सबसे सेफेस्ट है। ये सबसे सेफेस्ट क्यों है, क्योंकि इसके यूज करने से सुबह मैंने बताया था आपको कि एक लीफ होगी, लीफ के अंदर क्या आएंगे, सनलाइट आएगी, तो सनलाइट का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा, बाकी हिस्सा रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। ऑन एन एवरेज अगर बात करते हैं तो पत्तियां 65% सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, 35% आपके क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। इस 35% को क्या बोल दिया गया, एल्बिडो बोल दिया गया। क्लियर। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में रिफ्लेक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट्स यूज करने के बाद में, रिफ्लेक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट्स यूज करने के बाद में पत्तियां जो होंगी वो अधिक मात्रा में रिफ्लेक्ट करेंगी सनलाइट को, अधिक मात्रा में रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्शन ज्यादा हो गया तो टेम्परेचर, जो आपके आने वाली जो एनर्जी है सन से, वो भी कम आ रही है। एनर्जी कम आ रही है तो प्लांट को अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ रही। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्लियर ना। आगे देखते हैं। आगे देखिए, सबसे पहले किसके बारे में बात की गई, सबसे पहले बोला गया जी, सबसे पहले किसके बारे में बोला गया, स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप के बारे में। कौन से टाइप के होते हैं जो स्टोमेटा को बंद कर देंगे, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। दीज एंटी ट्रांसपेरेंट्स रिड्यूस द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ये रंध्रों के खुलने को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, हमें बात समझ में आ गई, इजी था। आगे देखते हैं क्या बोला गया। सिंस द स्टोमेटा आर मेड टू क्लोज, द रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन इनटू द लीफ इज आल्सो रिड्यूस्ड लीडिंग टू लो फोटोसिंथेटिक रेट। हाँ जी, हमें ये बात भी समझ में आ गई कि कार्बन डाइऑक्साइड की तो कमी आ जाएगी ना प्लांट के अंदर, स्टोमेटा बंद होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की भी कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की दर भी कम हो जाएगी। ये भी हम समझ गए। उसके बाद में क्या बोला गया, एग्जाम्पल बोले गए स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप के। प्री पीजी वालों के लिए एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं इनमें से, ध्यान रखना। स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप के एग्जांपल्स की बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गया इसका फेनिल मर्क्यूरिक एसिटेट, PMA, फेनिल मर्क्यूरिक एसिटेट सबसे इंपॉर्टेंट, इसी पे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब फेनिल मर्क्यूरिक एसिटेट क्या है, एक फंजीसाइड है, एक फंजीसाइड है जो क्या काम करेगा, जो आपके रंध्रों के, स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप में फेनिल मर्क्यूरिक एसिटेट एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसी पे आता है एग्जांपल पे। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि और भी चीजों पे क्वेश्चन पूछ ले, जैसे कि जरूरी नहीं फेनिल मर्क्यूरिक एसिटेट पे पूछे, वो आपसे साइकोसिल पे पूछ सकते हैं। क्या है साइकोसिल, एक ग्रोथ इनहिबिटेड, ग्रोथ रिटार्डेंट है, एक ग्रोथ रिटार्डेंट है, जो भी क्या करेगा, कहीं ना कहीं आपके स्टोमेटा को बंद कर देगा, तो वो भी इसी का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल दिया गया, एब्सिसिक एसिड, ABA, इसका इफेक्ट हम सुबह ही पढ़ चुके हैं, स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस हार्मोन क्या करेगा, हाइड्रोजन और पोटेशियम मॉलिक्यूल्स के एक्सचेंज को रोक देगा, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा था पोटेशियम का उसको रोक देगा। उसको जैसे ही इसने रोक दिया तो अब पोटेशियम अंदर आ नहीं पाया, पोटेशियम में आपके मेलेट बन नहीं पाया, और आपके क्लोरीन आयन भी अंदर नहीं आ पाए। तो इन सारी चीजों के कॉम्प्लेक्स होने की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर उसका बढ़ नहीं पाया, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ नहीं पाया तो एब्सिसिक एसिड की वजह से स्टोमेटा बंद ही रहे। तीसरा कौन सा हो गया, हाई CO2 कंसंट्रेशन। हाई CO2 कंसंट्रेशन के बारे में भी सुबह डिस्कस कर चुके थोड़ा बहुत, जब मैंने बात किया कि फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स पढ़ रहे थे अपने, तो उसमें एक ऑप्शन आया कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने पूछा कि कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस की रेट को रिड्यूस करेगी या इंड्यूस करेगी। आप में से किसी ने बोला इंड्यूस करेगी, लेकिन फिर मैंने उसी से पूछा कि अगर आपको ऐसे रूम में बंद कर दिया जाए जिस रूम में कोई एयर एक्सचेंज होने का कोई विकल्प ना हो, और मैं एक आर्टिफिशियल सिलेंडर के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करूंगा, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या आप सांस आसानी से ले पाओगे। तो आपके साथ अगर ये चीज हो रही है, प्लांट्स के साथ भी ये चीज होगी, ध्यान रखना। ठीक है, ऑक्सीजन वो कौन सी है, जीवनदायी गैस है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, प्राण घातक गैस है, ध्यान रखना। ठीक है, अति सर्वत्र वर्जित, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, ध्यान रखना, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ जी, इसीलिए तो बंद कमरे में अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए ना, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड चली जाती है। चलो छोड़ो उस चीज को, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होती है बताने का मन कर जाता है। हाँ जी, क्या बोला गया, कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इफेक्टिव एंटी ट्रांसपेरेंट्स। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक इफेक्टिव एंटी ट्रांसपेरेंट्स है, हमें ये चीज पता लग गई। जनरली जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसके अंदर 0.03% किस चीज के पाए जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। लेकिन हम तो जानते हैं ये तो डाटा पुराना है, लेकिन पुराना है फिर क्या हो गया, पुराने तो वो हर्बिसाइड भी हो रहे हैं जो आप हमेशा पढ़ते चले आ रहे हो, आइसोप्रोटोन वगैरह सारे पुराने हो गए, आज के टाइम में यूज कोई नहीं हो रहा उनमें से, लेकिन फिर भी आप पढ़ रहे हो ना। किताबों में अभी तक यही लिखा है,
ध्यान रखना। जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंटेंट के बारे में बात करेंगे इन्वायरमेंट में, तो आज के टाइम 0.03% नहीं है, आज के टाइम ये 0.04% होगी, ध्यान रखना, ठीक है, राइट नाउ। लेकिन बुक्स में अभी भी 0.03% है, लेकिन इस पे दो टाइप के क्वेश्चन बनने लग गए हैं, अब ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन तो वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछने लग गए कि वर्तमान में, प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। तीसरा क्वेश्चन पीपीएम में पूछने लग गए। चौथा क्वेश्चन फिर वही वर्तमान में, पीपीएम में बताइए कितनी है। पीपीएम में कितनी हो जाएगी, 400 पीपीएम, और अगर पुराने डाटा के अकॉर्डिंग पूछा तो 300 पीपीएम। आगे देखिए, जो नेचुरल कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी है, 0.03%। बुक्स में ये आ रही है, हम भी यही मानना पड़ेगा, हम फैक्ट ध्यान रखेंगे, इट्स ओके, ताकि हमें बेवकूफ ना बनाया जा सके, लेकिन बुक्स में ये है तो हम नोट्स में इसी को ऐड करेंगे। हाँ जी, ए लिटिल राइज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन फ्रॉम द नेचुरल 0.03% टू 0.05%। 0.03 से अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.05% हुई, जो कि वर्तमान में 0.04% हो चुकी है, केवल 0.01% बढ़ना और बाकी है। अगर इतनी बढ़ गई तो उस चीज की वजह से स्टोमेटा होंगे वो पार्शियल क्लोज हो जाएंगे। पार्शियल यानी आंशिक रूप से बंद हो जाएंगे, जो रंध्र होंगे वो आंशिक रूप से बंद हो जाएंगे जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो साधारण, जो वास्तविक मात्रा होती है इसकी 0.03%, उससे बढ़कर कितनी हो जाएगी, 0.05%। जैसे ही वो आंशिक तौर पे बंद हो गए तो अब क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन की रेट आपकी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन ट्रांसपिरेशन की रेट डिक्रीज होने के साथ साथ नुकसान वो वाला भी हो रहा है, अपने को फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए ये भी अपने लिए नुकसानदायक हो सकता है कहीं ना कहीं। उसके बाद में क्या बोला गया, फेनिल मर्क्यूरिक एसिटेट, जो एक फंजीसाइड है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो इसमें जो स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप है इसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला यही है, फेनिल मर्क्यूरिक एसिटेट, ठीक है। ये स्टोमेटा क्लोज कर देता है, लेकिन इसका एक टॉक्स, क्योंकि ये फंजीसाइड है, फंजीसाइड क्या है, फंजीसाइड की डेफिनेशन यही है, दोज केमिकल्स व्हिच किल्स फंगस, फंगस को मारने वाले जो केमिकल्स होते हैं उन्हें फंजीसाइड बोलते हैं। तो फंजीसाइड है ये, यानी इसके अंदर लिथलिटी तो है, टॉक्सिक तो ये है, जहरीला तो ये है। तो इसका कुछ वेजिटेबल और फ्रूट्स पे जहरीला प्रभाव होता है, टॉक्सिक इफेक्ट होता है, ठीक है। अब वेजिटेबल फ्रूट पे टॉक्सिक इफेक्ट होने का मतलब क्या हो गया कि ये कुछ मात्रा में टॉक्सिक मटेरियल वेजिटेबल और फ्रूट में ट्रांसफर कर देगा, जिसे हम कंज्यूम करेंगे, तो हमारे कंज्यूम करने से हमारे शरीर में टॉक्सिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया। हमारे शरीर में जो टॉक्सिक मटेरियल डे बाय डे ज्यादा एग्रीकल्चर में केमिकल ज्यादा यूज करने की वजह से, केमिकल की टॉक्सिसिटी से जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है, उस फूड को कंज्यूम करने की वजह से कैंसर की प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है पॉपुलेशन में। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में कैंसर इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि वहाँ फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा यूज होते हैं, पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा यूज होते हैं। क्लियर ना। एक स्पेशल ट्रेन चलती है कैंसर ट्रेन के नाम से, कहाँ से चलती है, शायद ट्रेन लुधियाना या ऐसी जगह से चलती है, बीकानेर को, बीकानेर अच्छा हॉस्पिटल है आपके कैंसर के इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। तो वहाँ एक स्पेशल ट्रेन चलती है, उस ट्रेन का गवर्नमेंट ने तो कोई और ही नाम रखा हुआ है, लेकिन लोकल जो लोग हैं उन्होंने उस ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन ही रख रखा है, और वो कैंसर ट्रेन के नाम से फेमस है, गूगल पे सर्च करोगे डायरेक्ट मिल जाएगी। हाँ जी, क्या बोला गया, स्टोमेटल क्लोजर, ओके ठीक है। तो ये टॉक्सिक इफेक्ट वाली बातें भी हो गई सारी की सारी अपनी, इसलिए अपने क्या करेंगे, फेनिल मर्क्यूरिक एसिटेट का कम से कम इस्तेमाल करेंगे, केवल आवश्यकता पड़ने पे। सबसे पहली चीज तो एंटी ट्रांसपेरेंट्स को बिना आवश्यकता के यूज ही नहीं करेंगे, लेकिन यूज करना पड़ा तो भी फेनिल मर्क्यूरिक एसिटेट का आवश्यकता के अनुसार यूज करेंगे, अधिक मात्रा में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, बाकी एंटी ट्रांसपेरेंट्स को मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, केवल आवश्यकता के समय इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि आप कोई भी यूज कर लीजिए उससे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने ट्रांसपिरेशन की रेट को कम कर दिया तो भी आपको प्रॉब्लम है, उससे लीफ का टेम्परेचर में प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन जो रिफ्लेक्टिंग टाइप वाले हैं उसमें इस चीज का भी तोड़ है, क्योंकि उसमें जो सनलाइट की एनर्जी आएगी वो आएगी कम, रिफ्लेक्ट ज्यादा कर दिया जाएगा, तो उसके अंदर वो टेम्परेचर वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है। इसलिए अगर मेरे पास तीन ऑप्शन है तो तीनों में से मैं रिफ्लेक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट ही यूज करूंगा, ठीक है। ओके, अब ये तो हो गए इसके कुछ एग्जांपल, लेकिन कुछ हर्बिसाइड जैसे कि ट्राई एजेंट्स, अब आपने जब हर्बिसाइड का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो ट्राई एजेंट्स जो है उसके अंदर ही आते हैं सारे के सारे, एट्राजिन, सिमाजिन, ठीक है। आप ग्रुप पढ़ोगे हर्बिसाइड्स के अलग अलग, तो ट्राइजिन एक ग्रुप है जिसके अंदर एट्राजिन, सिमाजिन आते हैं। ये सारे के सारे तीन नाम मत देखना, ये एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर ये हर्बिसाइड्स है, एट्राजिन और सिमाजिन, ठीक है। वो हर्बिसाइड्स भी क्या करते हैं, स्टोमेटा को बंद करने का काम करते हैं, इसलिए आते हैं। आजकल आपको सही बताऊं तो ये एट्राजिन वाला क्वेश्चन आने लग गया एग्जाम्स में, ठीक है। रिसेंट का ट्रेंड देखा जा रहा है तो उसमें एट्राजिन वाले क्वेश्चन पूछने लग गए वो, क्योंकि फेनिल मर्क्यूरिक एसिटेट एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो गया, हर किसी को आता है, ठीक है, इसलिए वो एट्राजिन वाला पूछने लग गए। मैंने कई एग्जाम्स को देख लिया पीछे ये। हाँ जी, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप खत्म।
अब बात करते हैं फिल्म फॉर्मिंग टाइप की। ये क्या होगी, एक फिल्म का या एक लेयर का निर्माण कर लेगी किस पे, पत्ती की सरफेस पे यानी लीफ की सरफेस पे, जो क्या करेगी, इनहिबिट करेगी वाटर वेपर को। ठीक है, वाटर वेपर को यानी पानी को वो ट्रांसफर नहीं होने देगी, पानी को वो आर पार नहीं जाने देगी। लेकिन किसे नहीं रोकेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और आप ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं यहाँ पे। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को डिस्टर्ब नहीं करेगी, उन्हें कहेगी ठीक है आप पास होते रहिए यहाँ से। क्लियर ना। इन्हें डिस्टर्ब कर दिया फिर मामला फिर से गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ेगा ही ना। एग्जाम्पल की बात करेंगे, वैक्स, प्लास्टिक शीट, सिलिकॉन ऑयल्स वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे क्वेश्चन डायरेक्ट या तो एग्जाम आपके एग्जाम्पल बेस्ड पूछते हैं या फिर फिल्म फॉर्मिंग में से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम रहती है। तीन टाइप के एंटी ट्रांसपेरेंट्स, जो सबसे अच्छा है क्वेश्चन उसमें से पूछे जाएंगे। कौन सा है, रिफ्लेक्टिंग टाइप, उसका एग्जाम्पल पूछा जाएगा जो क्या है आपके केओलिन। सेकंड आपके ये स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, उसके बाद में फिल्म फॉर्मिंग टाइप में से पूछा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, कम पूछते हैं इसमें से क्योंकि ये इजी हो गया ना अपने आप में गैस करना है। हाँ जी, उसके बाद में क्या बोल दिया गया, इसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर ली, तो ये केवल लो टेम्परेचर पे काम कर पाएगा, हाई टेम्परेचर पे नहीं, क्योंकि जो आपकी जो लेयर बनी हुई है हाई टेम्परेचर पे लेयर तो पिघल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल दिया, गैस एक्सचेंज के रास्ते में आती है ये, तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक मैकेनिकल बैरियर का काम करेगा किसमें, स्टोमेटल मोमेंट में। स्टोमेटल मोमेंट का मतलब हो गया स्टोमेटा के ओपन होने और बंद होने में एक बाधा का काम करेगा। क्लियर, ये सारा फिल्म फॉर्मिंग टाइप आपके एंटी ट्रांसपेरेंस के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में बात करते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप के बारे में, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है एंटी ट्रांसपेरेंस में। इसमें क्या बोल दिया गया, प्रिंसिपल्स ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ केमिकल इज टू इंक्रीज द लाइट रिफ्लेक्शन। जो वो पता है ना, पत्ती आ रही थी, पत्ती पे सनलाइट आ रही है जो लाइट रिफ्लेक्ट कर दी जा रही, तो ये कह रहा है कि एल्बिडो आप जितना बढ़ा सकते हो उतना एल्बिडो बढ़ा दीजिए। आप एल्बिडो जितना बढ़ा सकते हो उतना एल्बिडो बढ़ा दीजिए। अब यहाँ एल्बिडो वर्ड में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका एल्बिडो रिगार्डिंग कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि आने वाली चीज को एल्बिडो नहीं बोलते, जाने वाली सनलाइट को जब रिफ्लेक्ट कर दी गई उसे एल्बिडो बोलते हैं, ध्यान रखना। हाँ जी, द प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ केमिकल इज टू इंक्रीज द लाइट रिफ्लेक्शन बाय द लीव्स। ठीक है, पत्तियों के द्वारा लाइट को रिफ्लेक्ट कर देने या परावर्तित कर देने को अपने इसका क्या होगा, मेन कंसेप्ट होगा। ठीक है, बाद में क्या बोल दिया गया, थर्स डिक्रीजिंग द लीफ टेम्परेचर और हेड लोड ऑन द लीफ। इसके द्वारा क्या हो जाएगा, जो पत्तियां होंगी उनकी सरफेस पे टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ट्रांसपिरेशन की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। और इवन मैं एक तरीके से यू बोल दूं कि टेम्परेचर ही कम हो जाएगा तो जो पानी होगा जो लिक्विड फॉर्म में रहेगा उसको वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, जो पानी लिक्विड फॉर्म में रहेगा उसको वेपर में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी नहीं मिलेगी। बात समझ रहे हो ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं मिलेगी उसे। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं मिलेगी तो पानी लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और पानी लिक्विड फॉर्म में आएगा, लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो पानी का ट्रांसपिरेशन। क्लियर ना। आगे देखिए, आगे क्या बोला गया, वाटर लॉस इज रिड्यूस्ड विदाउट अफेक्टिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या हो गया, उसका जमाव होना या उसे ग्रहण करना। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कुछ नहीं कह रहा, ये क्यों नहीं कह रहा, ना स्टोमेटा को बंद करने की बात कह रहा, ना उसके ऊपर कोई फिल्म बनाने की बात कर रहा, ये तो कह रहा है कि ठीक है अपने कुछ ऐसा करेंगे जिससे क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट करने लग जाए लाइट मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन ये भी, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप कहोगे कि सर ये वाला तो अच्छा है ना, ये वाला तो अच्छा है, इसको तो अपने यूज कर सकते हैं परमानेंट, लेकिन परमानेंट यूज करेंगे तो फिर से वही लॉस हो गया ना, ये मैक्सिमम लाइट को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, फोटोसिंथेसिस की दर तो प्रभावित होगी ना उस चीज से। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला गया, एग्जाम्पल में वही बोल दिया गया केओलिनाइट या फिर क्या केओलिन। केओलिन के नाम से पूछते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर मैं एंटी ट्रांसपेरेंट में बोलना चाहूँ सबसे इंपॉर्टेंट यही है। उसके बाद में क्या हो गया, लाइम वाटर। केओलिनाइट के बारे में बात करेंगे तो जब इसे यूज किया जाता है तो एक व्हाइट थिन फिल्म का निर्माण कर लेगा। ठीक है, लेकिन ये उस तरीके की फिल्म नहीं होगी जो क्या कर रही है, एक बैरियर बनाएगी, फिजिकल बैरियर नहीं बनाएगी। ठीक है, एक चमक, जो आपकी लीव्स होगी उनके अंदर एक चमक पैदा कर देगा। ठीक है, जिससे वो क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्टिंग की कैपेसिटी उनकी इंक्रीज हो जाएगी। अब बात करेंगे कितना स्प्रे करेंगे, तो इसको स्प्रे किया जाता है 2 to 5%। ठीक है, उसके बारे में फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो वही फंक्शन हो गए, क्या करेगा ये आपके रिफ्लेक्शन को बढ़ा देगा, जिससे क्या हो जाएगा, लीफ लो आपके हीट लोड कम आ रहा है किस चीज से, पत्ती पे, क्योंकि जो एनर्जी है वो एनर्जी कम से कम एनर्जी कंज्यूम की जा रही है, मैक्सिमम एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर दिया जा रहा है। उसकी वजह से टेम्परेचर ही आपके इंक्रीज नहीं होगा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा तो ट्रांसपिरेशन की रेट ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगी। तो ये तीन टाइप के आपके एंटी ट्रांसपेरेंट्स थे। कुछ बुक्स में चौथा टाइप और लिखा जाता है आपके, कौन से, ये ग्रोथ रिटार्डेंट्स। तो वो ग्रोथ रिटार्डेंट्स स्टोमेटा बंद करने का काम करते हैं, तो उनको आप अगर कंसीडर करना चाहो तो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप में कंसीडर कर सकते हो। क्लियर ना। आगे देखते हैं,
उसके बाद में क्या बोल दिया गया, फीचर्स एंड यूज ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट्स। फीचर्स क्या हो गए, सबसे पहली चीज तो ये प्लांट्स के लिए नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, लेकिन हमें तो पता है ना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपने बढ़ा दी, वो भी टॉक्सिक है प्लांट के लिए, रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा आपको। उसके अलावा अगर आपने स्टोमेटा क्लोजिंग के लिए फेनिल मर्क्यूरिक एसिडेट का यूज कर दिया तो वो भी टॉक्सिक है, हर्बिसाइड का यूज कर लिया तो हर्बिसाइड भी टॉक्सिक है, इसलिए उनका वाइडली यूज अपने नहीं करते। लेकिन इन तीनों चारों में से भी पूछ लिया जाए तो भी पीएमए को अपने मैक्सिमम यूज करते हैं इन तीनों चारों के कंपैरिजन में। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, नॉन परमानेंट डैमेज टू स्टोमेटल मैकेनिज्म। ठीक है, परमानेंट डैमेज नहीं पहुंचाना चाहिए स्टोमेटल मैकेनिज्म को। क्यों? क्योंकि एंटी ट्रांसपेरेंट्स को अपने एक पर्टिकुलर सिचुएशन से डील करने के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम से डील करने के लिए, उस एक पर्टिकुलर टाइम से बचने के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन उसने स्टोमेटल मैकेनिज्म को परमानेंट बिगाड़ के छोड़ दिया तो बाद में तो हमारे लिए तो पूरे क्रॉपिंग की दिक्कत होगी ना। समझ रहे ना बात को, क्योंकि स्टोमेटा ही अगर बंद हो गया तो फिर हमारे तो फोटोसिंथेसिस वगैरह सब गया। ठीक है, स्पेसिफिक इफेक्ट शुड बी ऑन गार्ड सेल्स एंड नॉट टू द अदर सेल्स। जो एंटी ट्रांसपेरेंट्स होगा उसका केवल और केवल विशिष्ट प्रभाव होना चाहिए केवल गार्ड सेल्स पर। ठीक है, किसी दूसरी कोशिकाओं को कोई दिक्कत नहीं करेगा वो क्रिएट। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, केमिकल शुड बी चीपली एंड रेडली अवेलेबल, यानी क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद में बात कर दिया तो फीचर्स होगी उसके कि एक अच्छे एंटी ट्रांसपेरेंट के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या उसमें खास बातें होनी चाहिए, ये क्या विशेषताएं होनी चाहिए एक अच्छे एंटी ट्रांसपेरेंट की। अब बात करते हैं इस्तेमाल कब करेंगे, यूज कब करेंगे। टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन ऑफ आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्लांट्स। क्लियर, अच्छी बात है, समझ में आ गई हमें। उसके बाद में बोल दिया गया हेल्प इन ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ये भी इजी है। यूजेस इन वाटर क्योरिंग फॉर लॉन्स। ठीक है, ये भी इजी है, यानी वही चीजें हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि जरूरत के टाइम इस्तेमाल कर लेंगे, जरूरत कब, जब प्लांट क्या हो, स्ट्रेस की कंडीशन में है। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद में क्या टॉपिक आता है आपका, गटेशन। गटेशन करने से पहले मैं आपको तीन चीजें बता देता हूँ। प्लांट से अगर लिक्विड बाहर आएगा तो वो तीन चीजें होंगी, या तो होगा ट्रांसपायरेशन, या होगा गटेशन, या होगी ब्लीडिंग। अगर मैं बात करूं ब्लीडिंग के बारे में, अगर मैं बात करूं ब्लीडिंग के बारे में, तो आप सारे लोग जानते हो कि क्या हो जाएगी ये चीज, जब हमारे कट लग जाएगा, जब हमारे कट लग जाता है तो खून आना शुरू कर देता है ना, बस वही वाली चीज। तो उसे अगर प्लांट इंजर हो गया, डिजीज सॉरी कोई भी उसमें कट लग गया, या वो कोई खराब हो गया किसी भी तरीके से, ठीक है, तो उन सारी चीजों की वजह से अगर उसमें से कोई लिक्विड बाहर निकल के आ रहा है तो उसको बोलेंगे अपने ब्लीडिंग। लेकिन अगर प्लांट इंजर्ड नहीं है, ध्यान रखना, बस ये एक मेन डिफरेंस है दोनों में, गटेशन और उसमें। उसके अलावा और भी कई डिफरेंसेस है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है, ध्यान रखना। अगर प्लांट इंजर्ड नहीं है, फिर भी कहाँ से जो सैप आ रहा है, कहाँ से, पत्तियों से, और पत्तियों में भी कहाँ से, जो वेन्स होंगी। अब वेन्स में आपको बता देता हूँ, ये वाले जो पार्ट हो गए इन्हें बोलते हैं पत्तियों में वेन्स। ठीक है, आप सारे जानते हो, मेन वेन्स, लेटरल वेन्स, सब जानते हो इस चीज को। तो ये जो वेन्स होंगी, उन वेन्स का भी एंड पार्ट, पत्तियों पे उन वेन्स का एंड पार्ट, यानी देखिए ये यहाँ इसका एंड पार्ट हो गया, इस वाली वेन का यहाँ एंड पार्ट हो गया, इस वाले का यहाँ एंड पार्ट हो गया। तो इन वेन्स के एंड पार्ट पे, वेन्स के एंड पार्ट से अगर वाटर मॉलिक्यूल रूट प्रेशर की वजह से बाहर निकल रहा होगा तो उस चीज को मैं क्या बोल दूंगा, गटेशन। उस चीज को क्या बोल दूंगा, गटेशन। थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, क्या बोला गया। इन सम प्लांट्स सच एज टोमेटो एंड कोलोकेशिया वाटर ड्रॉप्स ooze आउट। इसको हटा दो, क्या बोला गया, वाटर ड्रॉप्स ooze आउट फ्रॉम द अनइंजर्ड मार्जिन ऑफ द लीव्स। ठीक है, वेर ए मैन वेन्स एंड, जहां क्या करेगी, एक जो वेन होगी वो एंड होगी उस पार्ट से, उस पार्ट से अनइंजर्ड, कोई कट कट नहीं लगा है वहां पे, किसी तरीके का कोई डैमेज नहीं हो रखा ऑर्गन को, वहां से अगर क्या करेगा, एक ऊज, ऊज यानी रस बाहर आ रहा है, ठीक है, बाहर आ रहा है, तो उस चीज को मैं क्या बोल दूंगा, गटेशन। इस सारी के सारी प्रोसेस को मैंने नाम क्या दे दिया, गटेशन। और ये गटेशन होगा किस टाइम, सुबह के टाइम। तो देखा ना आपने, जनरली देखते हैं इस चीज को कि सुबह के टाइम जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों में पानी के ड्रॉप्स इकट्ठे हो रखे होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, गटेशन की वजह से होते हैं। अब गटेशन हम समझ गए कि ठीक है जी, पत्तियों से होगा ये केवल और केवल, और पत्तियों में भी कहाँ, उनके जो किनारे वाला हिस्सा होगा वहां से होगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। सुबह के टाइम पे होगा या रात के टाइम पे होगा, दिन में नहीं होता कभी भी। ठीक है, when the rate of absorption and root pressure are high while the transpiration is very low। रात के टाइम या सुबह के टाइम में बात करूंगा तो सुबह के टाइम पे सनलाइट है नहीं, सनलाइट है नहीं तो ट्रांसपिरेशन है नहीं, ट्रांसपिरेशन है नहीं तो प्लांट तो रूट से एब्जॉर्ब कर रहा है ना वाटर, प्लांट रूट से वाटर एब्जॉर्ब करता रहेगा, तो वाटर कंटेंट प्लांट में बढ़ जाएगी। वाटर कंटेंट बढ़ने की वजह से आपके जो रूट प्रेशर होगा
जाइलम को वाटर डिलीवर किया जा रहा है तो जाइलम के अंदर एक प्रेशर डेवलप हो रहा है, जिस प्रेशर को अपने बोल देते हैं रूट प्रेशर। रूट प्रेशर बढ़ जाएगा कब? रात के टाइम, या फिर रात को पूरी रात वाटर एब्जॉर्ब होते होते सुबह सबसे पीक पे होगा वो आपकी क्या रूट प्रेशर। तो उस टाइम क्या होगा कि पंप करेगा, रूट प्रेशर वाटर को ऊपर की तरफ पंप करेगा, और रूट प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो ये हाइडेथोड होंगे, ठीक है, बात करते हैं होते क्या है हाइडेथोड्स, ये होंगे, इनसे वाटर बाहर निकल जाएगा सुबह के टाइम, ठीक है, उस चीज को क्या बोल देंगे, गटेशन। अब ये चीज दिन के टाइम क्यों नहीं होती? दिन के टाइम तो प्लांट से वैसे ही ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वाटर लॉस उससे हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है तो प्लांट के अंदर खुद में पानी की थोड़ी कमी रहती है, तो रूट प्रेशर उतना ज्यादा दिन के टाइम में हो नहीं पाता। क्लियर? उसके बाद हम आगे बात करते हैं, क्या बोला गया, द फिनोमिना ऑफ गटेशन इज एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, स्पेशल टाइप की सेल्स, लेकिन होगी ये भी गार्ड सेल्स, ध्यान रखना, होंगी ये सेल्स भी गार्ड सेल्स, ठीक है, एट द मार्जिन ऑफ द लीव्स व्हिच आर कॉल्ड एज वाटर स्टोमेटा और हाइडेथोड्स, ठीक है, ध्यान रखना, हाइडेथोड्स में क्वेश्चन पूछते हैं, हाइडेथोड्स से होता है गटेशन, ध्यान रखना, हाइडेथोड होते क्या है, एक स्पेशल टाइप का स्टोमेटा ही होते हैं, ध्यान रखना, नथिंग एल्स। हाइडेथोड क्या है? एक स्पेशल टाइप का स्टोमेटा ही है, लीफ के बिल्कुल मार्जिन एरिया किनारे वाले हिस्से पे पाया जाएगा, ये ध्यान रखना। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हाइडेथोड या फिर वो ये टाइप के स्पेशल गार्ड सेल्स कभी बंद नहीं होते, हमेशा खुले रहते हैं, ठीक है, स्टोमेटा रात के टाइम बंद हो जाते हैं लेकिन ये नहीं होंगे, ये हमेशा खुले रहेंगे, ध्यान रखना। क्या बोला गया? ईच हाइडेथोड कंसिस्ट ऑफ ए वाटर पोर दैट रिमेन्स परमानेंटली ओपन, below this there is a small cavity followed by a loose tissue called as epithelium। ये तो वही बात है कि ये हमेशा खुले रहेंगे, बंद नहीं होंगे। नीचे जो गार्ड सेल है या हाइडेथोड है उसके बिल्कुल नीचे एक कैविटी होगी, ये कैविटी रहेगी, कैविटी का मतलब क्या हो गया, खाली जगह, और उसके नीचे क्या पाया जाएगा, एपिथेम नाम की सेल्स पाई जाएंगी, जो लूज सेल्स होंगी, आपको दिखाई दे रही है लूज है ये, लेकिन ये सेल्स किससे जुड़ी रहेंगी, ट्रैकिड, ट्रैकिड या फिर अपने क्या बोल सकते हैं इसे, जाइलम, या फिर क्या बोल सकते हैं, वेस्कुलर बंडल, इनसे जुड़ी रहेंगी, ठीक है। अपने जब जाइलम पढ़ा, जाइलम में आया था ना ट्रैकिड, होता क्या है ट्रैकिड, आपके जाइलम सेल्स को सपोर्ट देने के लिए जो स्ट्रक्चर पाई जाती है वेस्कुलर टिश्यू में उसे बोलते हैं ट्रैकिड, ठीक है ना। हाँ जी, क्या बोला गया, बिलो देयर इज अ स्मॉल कैविटी फॉलोड बाय, एक स्मॉल कैविटी होगी फॉलोड बाय, यानी कि स्मॉल कैविटी के जस्ट नीचे क्या चीज होगी, एपिथेम, ठीक है, जो क्या है एक लूज टिश्यू है। अब ये एपिथीम है वो डायरेक्ट क्लोज एसोसिएशन में होगा या बिल्कुल सटा हुआ होगा किस चीज के, ट्रैकिड के, ठीक है, ट्रैकिड क्या हो गया, आप जाइलम बोल सकते हो, वेस्कुलर एलिमेंट बोल सकते हो, वेस्कुलर टिश्यू बोल सकते हो, व्हाटएवर जो आप बोलना चाहो वो ठीक है, वेस्कुलर बंडल बोल सकते हो, ठीक है, क्लियर है ना। अब क्या हो गया, यहाँ से पानी आएगा, वेस्कुलर बंडल है ऑब्वियस है, इसमें पानी आएगा, पानी आएगा आगे ट्रांसफर किया जाएगा, आगे ट्रांसफर किया जाएगा, यहाँ इकट्ठा होता रहेगा। जब पीछे से प्रेशर ज्यादा होगा, पीछे से प्रेशर ज्यादा होगा तो ये वाटर क्या रहेगा, गार्ड सेल हमेशा ये ओपन रहेंगी, हाइडेथोड सेल्स है, वाटर स्टोमेटा है, हमेशा ओपन रहेगा, हमेशा ओपन रहने के कारण यहाँ से पानी बाहर आ जाएगा ड्रॉप के रूप में, जो आपको इस ऊपर वाली इमेज में दिखाई दे रहा है। ओके, लास्ट क्या बोला गया, अंडर हाई रूट प्रेशर द वाटर इज गिवन टू epithelium by the xylem of the vein and from epithelium water released into the cavity। बिल्कुल सही है ना ये चीज, क्या बोला गया, वन बाय वन वही सारी चीजें हैं। जब रूट प्रेशर ज्यादा होगा वाटर इज गिवन टू एपिथेम, एपिथेम सेल्स को पानी दिया जाएगा किसके द्वारा, ट्रैकिड के द्वारा, यहाँ आ गया पानी। अब एपिथेम से ये पानी कहाँ चला जाएगा, जो आपकी वाटर कैविटी थी या आपकी कैविटी थी उस कैविटी में चला गया। जब ये कैविटी पूरी तरीके से भर जाएगी पानी से, ठीक है, तो उसके बाद में पीछे से प्रेशर ज्यादा अगर आया तो अब यहाँ जो पानी इकट्ठा हो रखा है वो वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा ड्रॉप्स के रूप में, ठीक है। रूट प्रेशर ज्यादा कब होगा, सुबह के टाइम, जब पूरी रात पानी जो प्लांट होगा वो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा होगा, तो ट्रांसपायरेशन हो नहीं रहा होगा, उस टाइम रूट प्रेशर ज्यादा होगा, ध्यान रखना, क्लियर की चीज। उसके बाद में क्या बोला गया, बस उसके बाद में तो होगी सारी की सारी बात डिस्कस, ये होगी आपकी गटेशन की प्रोसेस, ठीक है। गटेशन में क्या है, वाटर स्टोमेटा या फिर हाइडेथोड्स, जो कि है तो स्पेशल टाइप के गार्ड सेल्स ही जो हमेशा खुले रहते हैं, ठीक है, उनके बिल्कुल पीछे एक कैविटी होगी, कैविटी के पीछे एक लूज सेल, लूज टिश्यू रहेगा जिसे बोलते हैं एपिथम, एपिथम जुड़ा जुड़ा रहेगा डायरेक्ट किससे, ट्रैकिड या फिर वेस्कुलर टिश्यू या फिर जाइलम से। जाइलम में पानी आएगा, पानी डिलीवर किया जाएगा एपिथम को, एपिथम से वो कैविटी में डिलीवर किया जाएगा। सुबह के टाइम रूट प्रेशर ज्यादा होगा, पीछे से वाटर और आ रहा है तो वहां पे जगह ना बच पाएगी, तो पानी क्या करेगा, जो खुली हुई हाइडेथोड या फिर जो वाटर स्टोमेटा होगी वहां से बाहर को निकल जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, डिफरेंस की बात करते हैं ट्रांसपिरेशन और गटेशन के अंदर, क्योंकि ये भी लीव से ही हो रहा है और ट्रांसपिरेशन भी लीव से होता है, तो दोनों में सिमिलरिटीज भी हो सकती है और डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन सिमिलरिटीज नहीं होती।
क्यों नहीं होती, डिफरेंस क्या क्या होते हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले जब ट्रांसपिरेशन के बारे में बात करेंगे तो क्या बोल दिया गया, ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू आउट द डे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो सुबह के टाइम पे हो रहा है और दोपहर के टाइम पे सबसे ज्यादा होगा। क्यों होगा, दोपहर के टाइम पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। लेकिन गटेशन की बात करूंगा वहीं, तो गटेशन क्या हो जाएगा, रात के टाइम पे होगा। क्लियर, गटेशन क्या होगा, रात के टाइम पे होगा। और उसके अलावा क्या, अर्ली मॉर्निंग में ये सबसे ज्यादा होगा। ये चीज हम समझ गए। गटेशन होगा, सॉरी, ट्रांसपिरेशन रूट प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, जबकि गटेशन रूट प्रेशर पे डिपेंड करता है। क्लियर। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, जो पानी होगा ट्रांसपिरेशन में वो एरियल पार्ट से आपकी क्या होगा, लॉस्ट होगा, लेकिन इनविजिबल वाटर वेपर के रूप में लॉस्ट होगा। यानी कि हमें जो वाष्प की जो जो जल वाष्प की जो होगी, एक लेयर होंगी या जो भी चीज होंगी, वो इनविजिबल रहेगी, हम ट्रांसपिरेशन होते हुए देख नहीं सकते कभी। ठीक है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन गटेशन में बात करेंगे तो वाटरी सॉल्यूशन बाहर निकल के आएगा अनइंजर्ड मार्जिन से, उसे देखा जा सकता है। ठीक है, विजिबल अब आंखों के लिए। ट्रांसपिरेशन कहाँ से होगा, स्टोमेटा से होगा, लेकिन इसके अलावा ये क्यूटिकल या फिर लेंटिसल से भी हो सकता है। जबकि ये हमेशा कहाँ से होगा, हाइडेथोड से, जिन्हें क्या बोलते हैं, वाटर स्टोमेटा, जो है तो गार्ड सेल्स ही, लेकिन क्या हमेशा खुले रहेंगे। क्लियर। उसके बाद में ट्रांसपिरेशन है, जो ट्रांसपिरेशन से जो पानी आएगा वो प्योर पानी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये पानी कहाँ से आ रहा है, ओस्मोसिस से आ रहा है। ये पानी कहाँ से आ रहा है, ओस्मोसिस से आ रहा है। सेल का काफी सारी सेल से एक्सचेंज होते हुए आ रहा है। तो अगर इनमें कोई मिनरल विनरल था तो पीछे रह गया। दूसरी चीज, अगर कोई मिनरल था तो कोई जरूरी नहीं वो सेल मेम्ब्रेन को पार कर पा रहा हो, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या बोलेगी, मैं तो सेमी परमिएबल हूँ, किसी को जाने दूंगी, किसी को नहीं जाने दूंगी, पानी आप जा सकते हो। ठीक है। अगर वाटर के साथ कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ रहा हुआ जो भी क्या हो, परमिएबल हो सेल मेम्ब्रेन से, तो हो सकता है कि वो बहुत लंबा रास्ता पार करके आए, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाया हो। पानी की तो मजबूरी है, उसे तो आना पड़ा है। ठीक है, लेकिन वो हो सकता है ना आ पाया हो। क्यों, क्योंकि कोहिजन और एडिशन फोर्स उसमें थोड़ी है, वो तो वाटर में है ना केवल। हाँ जी। तो ये सारी आप समझ गए कि यहाँ जो पानी पहुंचेगा वो प्योर वाटर होगा, लेकिन यहाँ जो पानी पहुंचेगा वो प्योर वाटर नहीं होगा, उसके अंदर साल्ट और शुगर भी ऐड होंगे, सॉल्यूशन पहुंचेगा, यहाँ पे ध्यान रखना। क्लियर। उसके बाद में जो ट्रांसपायरेशन होगा वो पत्ती का तापमान कम करने का काम करेगा। कैसे कम करने का काम करेगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ सुबह। उसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो रोटेशन होगा, उसके अंदर ऐसा कोई भी प्रभाव नहीं होगा। ये तो होता है सुबह के टाइम में, सुबह के टाइम तो वैसे ही सबसे कम टेम्परेचर होता है पूरे दिन में। सुबह के 5 बजे सबसे लोएस्ट टेम्परेचर नोट किया जाता है और दोपहर के 2 बजे सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर नोट किया जाता है। लोवेस्ट टेम्परेचर आपके जो एल्कोहल थर्मामीटर होता है उससे नोट किया जाता है, और जो ये दोपहर को सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर नोट किया जाता है वो मर्क्यूरी थर्मामीटर से नोट किया जाता है। मर्क्यूरी यानी पारा, गुस्सा आ जाता है तो क्या होता है, पारा हाई हो जाता है ना, हाई से हाई। मर्क्यूरी थर्मामीटर से कौन सा नोट किया जाएगा, हाईएस्ट टेम्परेचर। और अल्कोहल थर्मामीटर से कौन सा नोट किया जाएगा, लोएस्ट टेम्परेचर। कितने बजे, सुबह 5 बजे, वो कितने बजे, दोपहर के 2 बजे। अल्कोहल, शराब का सेवन करने के बाद में ठंडे हो जाते हैं लोग, वो होते हैं ना बुजुर्ग बुजुर्ग, वो या फिर मजाक में कई बार कहते हैं कि जब पापा ने 2 एक पैग लगा रखे हो उस टाइम जाकर के उनसे कोई चीज मांगो, मना नहीं करते, क्यों, वो ठंडे हो रखे होते हैं उस टाइम। ठीक है। वैसे तो कई लोग गुस्सा भी हो जाते हैं, ठीक है, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को लड़ते झगड़ते हुए, फिर वो कहते हैं कि अरे इसने पी रखी है। ठीक है, ये एक एक्सक्यूज देते हैं, लेकिन यहाँ आप वो मत भूलो, इग्नोर कर दो उस चीज को, केवल ये मानना कि शराब पी के लोग ठंडे हो जाते हैं और इस चीज की वजह से लोएस्ट टेम्परेचर को नोट करेंगे। अल्कोहल थर्मामीटर से, अल्कोहल थर्मामीटर और मर्करी थर्मामीटर की बात करेंगे तो अल्कोहल थर्मामीटर में अल्कोहल भरा रहता है, मर्करी थर्मामीटर में मर्करी यानी पारा भरा रहता है। हाईएस्ट टेम्परेचर मर्करी थर्मामीटर से, लोएस्ट टेम्परेचर आपके अल्कोहल थर्मामीटर से। शराब पी के लोग ठंडे, गुस्सा आने पे पारा हाई। क्लियर, वो 5 बजे, वो 2 बजे। ठीक है, ये हो गया आपके डिफरेंस किसके अंदर, ट्रांसपायरेशन और गटेशन के अंदर। अब एक चीज और रहेगी आपकी, ट्रांसपायरेशन और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंसेस है। जब मैं ट्रांसपायरेशन और इवेपोरेशन में बात करूंगा तो ट्रांसपायरेशन को मैंने बोल दिया वाष्पोत्सर्जन, इवेपोरेशन को मैंने बोल दिया वाष्पीकरण। अब हमेशा हम जनरली, आज से पहले जब भी हमने इवेपोरेशन के बारे में बोला है, केवल यही बोला है कि नॉन लिविंग सरफेस से होना, नॉन लिविंग सरफेस से वाटर लॉस होना क्या कहलाएगा, इवेपोरेशन। लेकिन ऐसा नहीं होगा ना, ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों जगह से होना होगा। अब कैसे होना होगा बात करते हैं इसके बारे में। जनरली अपने जो बातें करते हैं और जब वो स्पेशली वो चीज को पढ़ रहे होते हैं उस टाइम डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। ट्रांसपायरेशन के बारे में बात करेंगे तो ट्रांसपायरेशन में क्या बोला गया, ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ये एक कार्य की प्रक्रिया है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, या मैं बोल सकता हूँ बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, एक जैविक प्रक्रिया है। उसके अलावा किसका बोला गया, जब इवेपोरेशन की बात की गई तो इसके लिए बोल दिया गया कि ये क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है, एक भौतिक भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है,
जो कहाँ करेगी, कोई भी फ्री सरफेस हो जिस पे पानी पड़ा हो, टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर आकर के क्या करेगा, हीट एनर्जी देगा, हीट एनर्जी से वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन गेन करेगा और वहां से उठ जाएगा। दैट्स इट। कोई भी सरफेस हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। अब कोई भी सरफेस तो लिविंग और नॉन लिविंग कोई भी हो सकती है ना। मान लीजिए मैं नहाया हूँ, ठीक है, और मैंने वो कोई तरीके से पहुंचा नहीं अपने बदन को, और मैं धूप में चला गया, धूप में चला गया तो क्या होगा, मेरी जो स्किन पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो वाटर पार्टिकल्स पे तो क्या होंगे, इवेपोरेट ही होंगे। मेरी जो बॉडी है उनको एब्जॉर्ब थोड़ी कर लेगी, वो भी तो इवेपोरेट ही होंगे। तो क्या मेरी बॉडी जो है वो नॉन लिविंग है? डेफिनेटली वो लिविंग है, लेकिन वो क्या कहलाएगा, इवेपोरेशन कहलाएगा। अच्छा, अगर पेड़ पौधों से हो रहा है तो उसे ट्रांसपिरेशन बोल दिया, और उसके अलावा कोई भी लिविंग नॉन लिविंग वोटेवर कहीं से हो रहा है, इवेपोरेशन बोल दिया। ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है। मेरे घर में बहुत सारे पेड़ पौधे थे, छत पे रखे हुए थे, मैंने क्या किया, उनमें पानी डाल दिया, उनकी पत्तियों पे पानी रह गया। अब पत्तियों पे जो पानी रह गया उससे धूप आई, धूप आने से पत्तियों की सरफेस पे जो पानी अवेलेबल था वो पानी वहां से इवेपोरेट हो गया, भाप बन के उड़ गया। तो ये क्या है, इवेपोरेशन है, ट्रांसपिरेशन है? डेफिनेटली ये इवेपोरेशन है। ट्रांसपिरेशन तो केवल वही चीज होगी ना जिसके अंदर स्टोमेटा का इस्तेमाल होगा। ट्रांसपिरेशन तो एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म हो गया, स्टोमेटा खुलेगा, बंद होगा, सारी की सारी प्रोसेस होगी। स्टोमेटा से अगर पानी निकल के आ रहा है, वो इवेपोरेट हो रहा है, देन इट विल बी ट्रांसपिरेशन, अदरवाइज इट विल बी नोन एज इवेपोरेशन। अब वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, वोटेवर, हमें कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, पत्तियों से हो, पेड़ों से हो, पौधों से हो, जानवरों से हो, इंसानों से हो, छत से हो, समुद्रों से हो, चाय के पतीले से हो, कहीं से भी हो, अगर पानी भाप बन के उड़ रहा है, क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन। लेकिन वो पानी अगर स्टोमेटा से निकल के भाप बन के उड़ रहा है तो अब हो जाएगा वो ट्रांसपिरेशन, ध्यान रखना। इवेपोरेशन एक बहुत बड़ी चीज है, ट्रांसपिरेशन एक लिमिटेड सी चीज है। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल दिया गया, ट्रांसपिरेशन में लिविंग सेल्स इन्वॉल्व होंगी, इसके अंदर दोनों टाइप की इन्वॉल्व होगी। कैसे इन्वॉल्व होगी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ट्रांसपिरेशन क्या करेगा, वेटनेस बढ़ाएगा सरफेस की। ये क्या करेगा, वेटनेस बढ़ाएगा। वेटनेस किस तरीके से बढ़ाएगा, जो पत्तियों थी, पत्तियों के अंदर जो हीट थी, जो हीट एनर्जी थी, इसने हीट एनर्जी को गेन कर लिया। हीट एनर्जी को गेन करके वहां से जब उड़ रहा है तो एक ठंडक, टेम्परेचर को कम करके पानी जा रहा है वहां से, ध्यान रखना, टेम्परेचर को कम करके जा रहा है, यानी क्या दे दिया उसने सरफेस को, वेटनेस दे दी पत्तियों को। ठीक है, जबकि जो आपका इवेपोरेशन होगा वो सरफेस को ड्राई करके उड़ेगा। ठीक है, पानी आपने कहीं कोई सरफेस पे रख दिया, वहां से पानी उड़ रहा है, तो वो क्या करेगा, सरफेस को ड्राई करके उड़ रहा है, क्योंकि उसे कोई मतलब नहीं है टेम्परेचर रिड्यूस करना वगैरह वगैरह, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है उसे, तो इस चीज से लेना है, वाटर मॉलिक्यूल पड़ा है, पानी आया, इवेपोरेट हुआ, कहानी खत्म। उसके बाद में क्या बोल दिया गया ट्रांसपिरेशन के लिए, कि इसके अंदर वेपर प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी। जबकि इवेपोरेशन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये केवल सिंपल सी चीज है, पानी पड़ा है, सनलाइट आई, टेम्परेचर हाई हुआ, उड़ा पानी वाष्प के रूप में, बस दैट्स इट, इसे कोई मतलब नहीं है। क्लियर ना। अब बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट अपना, ब्लीडिंग के बारे में। ब्लीडिंग के बारे में वैसे तो बता चुका हूँ कि अगर कोई भी आपके प्लांट हो गया, ठीक है, कोई भी प्लांट नहीं, कुछ एक प्लांट में होती है सारी चीज, हर वैसे तो हर प्लांट में होती है, लेकिन स्पेशल पर्पज से कुछ एक प्लांट में करवाई जाती है, जिससे कोई इकोनॉमिक इकोनॉमिक बेनिफिट का कोई मॉलिक्यूल अगर बाहर सीक्रेट हो रहा है, तो उनमें कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स में करवाई जाती है। जैसे आपका रबर हो गया, लेटेक्स सीक्रेट करना, अफीम से वो करते हैं ना, चीरा लगाते हैं, ठीक है, वो उससे भी लेटेक्स प्राप्त करने के लिए। एक आपने बचपन में वो देखा ही होगा, जो भी कोई खिचड़ी वगैरह होती है उसमें कोई कट लगाया तो इस तरीके से वो बॉन्ड का सीक्रेट होना, ये चीज तो जो गाँव से बिलोंग करते हैं उन्होंने लाइव देखी होगी अपनी जिंदगी में। ठीक है, और अगर नहीं देखी तो फिर क्या खास गाँव से रखते हो आप। हाँ जी, ब्लीडिंग के बारे में बात की गई, तो ब्लीडिंग के बारे में क्या बोल दिया गया, द एक्सिडेंट ऑफ वाटर एंड सेल सेप थ्रू द कट्स और बाउंड ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज ब्लीडिंग। यानी क्या, अगर कोई घाव हो गया, कोई कट लगा दिया गया, तो वहां से अब क्या हो रहा है, किसी सेल सेप का अगर बाहर सीक्रेशन हो रहा है, तो उस चीज को मैंने क्या बोल दिया, ब्लीडिंग बोल दी। ध्यान रखना, इतना ही है ब्लीडिंग का कंसेप्ट। ये भी किसकी वजह से होगा, ये भी पॉजिटिव रूट प्रेशर की वजह से ही होगा, लेकिन इसके अंदर वो कोई सीन नहीं है सुबह के टाइम, रात के टाइम वगैरह वगैरह, ऐसा कोई लफड़ा नहीं है इसके अंदर। हाँ जी, अब जो यहाँ से सीक्रेट हो रहा है, पहली बात तो हर प्लांट से सीक्रेट होगा तो जरूरी नहीं हर प्लांट से जो चीज बाहर निकल के आएगी वो हमारे लिए हमेशा बेनिफिशियल है। ठीक है, अगर सिंपल सेल से बाहर निकल के आ रहा है, अपने लिए कोई फायदा नहीं है उस चीज का। लेकिन रबर से लेटेक्स जो बाहर निकल रहा है, उससे रबर बनाने का काम में लिया जा रहा है। गोंद निकल रहा है, उससे गम बनाने का काम लिया जा रहा है। और एक आपका हो गया है बोरेसिस नाम का, इससे जो टोडी बाहर निकलेगी, टोडी जूस जो बाहर निकलेगा, वो किस चीज के, एल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के काम में लिया जाता है। क्लियर ना। तो उसी तरीके से ये क्या हो गया कि जो भी इनसे चीजें निकलती है बाहर, उनको अलग अलग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की चीजें बनाने के काम में लेते हैं, जैसे रबर हो गया, शुगर हो गया, एल्कोहलिक ड्रिंक्स हो गए। क्लियर। एग्जांपल के लिए बात करेंगे तो ये यहाँ आपके सामने क्या हो गया, रबर का प्लांट हो गया, इसके अंदर देखिए यहाँ कट लगा रखे हैं, बहुत सारे कट लगा के एक स्ट्रक्चर बना रखी है, जिसकी सहायता से सारा का सारा रबर कहाँ इकट्ठा हो रहा है, इस पात्र में।
ठीक है। ये नीचे आपके सामने वो खिचड़ी का एग्जांपल दे दिया गया, अगर आप नारियल में लगाओगे उससे भी क्या होगा, एक ब्राउनिश लिक्विड का सिक्रेशन होगा। ठीक है, तो इसके कई सारे एग्जांपल और भी हैं, लेकिन अपने को केवल कंसेप्ट ध्यान रखना है क्योंकि ये कंसेप्ट भी उनसे मिलता जुलता है। क्लियर ना? तो यहाँ आपका ट्रांसपायरेशन का टॉपिक कंप्लीटली पूरा होता है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज फॉरवर्ड कीजिए, जितना मुझसे हो सका उतना सॉल्यूशन करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है।